अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस एम्पोरियम। आज के इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास और कोई नहीं है बल्कि आपके पास है ब्लैक होल एंड इट्स डीके। ये काफ़ी फैसिनेटिंग और काफ़ी क्यूरोसिटी वाला टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंसान के जहन में आते हैं ब्लैक होल से रेलेवेंट, कि ब्लैक होल है क्या चीज़ और ये हमारी दुनिया में जो एग्जिस्टेंस है इसकी उसकी वजह क्या है, क्यों ये हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। तो इन सारे सवालात के जवाबात आपको इस लेक्चर में मिलेंगे और इंशाल्लाह काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी क्यूरोसिटी वाला लेक्चर रहेगा ये, और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ये जो आपका लेक्चर है ये ना सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स के ज़ुमरे में आता है बल्कि ये आपके पास कॉस्मिक कनेक्शंस या फिर कॉस्मोलॉजी में भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ब्लैक होल्स होते क्या हैं, यानी कि सिंपली हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि ये है क्या चीज़, ठीक है? उसके बाद हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाएँगे कि इससे रिलेटेड कितनी थ्योरीज़ और कौन-कौन सी थ्योरीज़ दी गई थी और किन साइंटिस्ट ने दी थी और कब दी थी, ठीक है? इसी के साथ-साथ हम प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक होल को भी डिस्कस करेंगे कि ब्लैक होल की प्रॉपर्टीज़ क्या है और इसकी स्ट्रक्चर किस किस्म का है। इसमें कितने टाइप्स ऑफ पार्ट्स मौजूद हैं, जैसे कि आपके पास है इवेंट हॉरिज़ॉन, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आपके पास टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स को भी हम डिस्कस करेंगे और हम ऑब्जर्वेशनल एविडेंसेस को भी देखेंगे कि आपके पास वाक़ई में क्या ब्लैक होल एग्ज़िस्ट करता है, और अगर एग्ज़िस्ट करता है तो हम उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि हाँ, यहाँ पे ब्लैक होल मौजूद है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ ब्लैक होल्स एंड एट द एंड हम डिस्कस करेंगे डीके ऑफ ब्लैक होल्स। तो चूंकि टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी लेंथी भी होने वाला है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके पास ब्लैक होल क्या होता है। तो ब्लैक होल बेसिकली आपके पास एक रीजन है स्पेस टाइम का, जहाँ पे आपके पास ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इतनी स्ट्रांग होती है कि ना तो आपके पास कोई पार्टिकल इसमें से पास कर सकता है, ना ही आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पास कर सकती हैं। यानी कि लाइट भी ब्लैक होल में से एस्केप नहीं कर सकता। है ना काफ़ी फ़ैसिनेटिंग सी बात। लाइट की तो स्पीड काफ़ी फ़ास्ट होती है, 3 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। इवन दो लाइट भी आपके पास ब्लैक होल से पास नहीं कर सकता क्योंकि इसकी ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। नाउ ग्रेविटी आपके पास क्या होती है? ग्रेविटी आपके पास एक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वज़ह से आपकी जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो अपनी पोज़ीशन पर मौजूद हैं। ये आपके पास एक अट्रैक्टिव फ़ोर्स है जिसकी वज़ह से आप अर्थ के ऊपर स्टेबल वॉक कर सकते हो। ये नहीं होता कि आप जंप लगाएँ और आप जो है अर्थ से उड़ के मार्स पे चले जाएँ या मार्स से जंप लगाएँ तो आप जाके सन में जाके ख़त्म हो जाएँ, नो। आप क्यों इस तरह से आपके साथ नहीं होता? आपका अर्थ क्यों इतना स्टेबल है, अपने मदार में रिवॉल्व कर रहा है? इट इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है? और ये जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है, जो ब्लैक होल का है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है जिसकी वज़ह से आपकी गैलेक्सी में जितनी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, वो सारी की सारी स्टेबली अपनी मदार में घूम रही हैं, ठीक है? इसके अलावा आपके पास यहाँ एक और टर्म है व्हिच इज़ स्पेस टाइम। तो स्पेस टाइम नाम से ही ज़ाहिर है कि यहाँ पे आपके पास कितने डायमेंशंस होंगे, 4 डायमेंशंस होंगे। स्पेस की 3 डायमेंशंस जिनको आप एक्स, वाई, ज़ेड से डिनोट कर सकते हैं, और जो आपका 4th डायमेंशन होगा वो टाइम का होगा। तो बेसिकली ब्लैक होल जो है वो आपके पास एक स्पेस टाइम रीजन में है, ठीक है? या स्पेस टाइम रीजन है जिसमें ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो, आपके पास स्पेस टाइम दिखाया गया है। ओके जी, तो अब आते हैं हम हिस्ट्री ऑफ ब्लैक होल्स की तरफ, जिसमें हम काफ़ी सारी थ्योरीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि हमने ब्लैक होल्स की डेफिनिशन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने सबसे इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया व्हिच इज़ ग्रेविटी। तो आपके पास ब्लैक होल की तरफ जाने से पहले आपके पास किस चीज़ का इंट्रोडक्शन ज़रूरी है? ग्रेविटी का। तो आपके पास बेसिकली जो ग्रेविटी है इसकी सबसे पहले डिस्क्रिप्शन किसने दी थी? न्यूटन ने दी थी इन हिज़ पब्लिकेशन नोन एज़ प्रिंसिपा मैथमेटिशा इन 1687। उसके बाद 100 साल के बाद आपके पास जॉन मिशेल आया था जिसने आपके पास सबसे पहले ये एक आइडिया प्रपोज़ किया था। दिस वाज़ जस्ट एन आइडिया। यहाँ पर उससे बस उसके ज़हन में आया है कि ऐसा भी हो सकता है, और उसने जो है इस आइडिया को प्रपोज़ कर दिया और उसको प्रेज़ेंट कर दिया इन द साइंटिफिक वर्ल्ड। और वो आइडिया क्या था? वो आइडिया ये था कि आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो भी एग्ज़िस्ट कर सकता है जो कि इतना मैसिव हो कि उसमें से लाइट तक पास ना करे, लाइट तक एस्केप ना करे बिकॉज़ ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है? तो बेसिकली जो ब्लैक होल का आइडिया था वो सबसे पहले किसने दिया था? जॉन मिशेल ने दिया था। अननोइंगली उसको पता नहीं था कि ब्लैक होल एग्ज़िस्ट करता है कि नहीं करता, लेकिन उसके ज़हन में ऐसा ख़्याल आया कि चूँकि हम ग्रेविटी के टर्म को तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ऐसी और हर एक बॉडी की जितनी भी हम उन्होंने सेलेस्टियल बॉडीज़ को फॉर दैट टाइम डिस्कस किया था। उन्होंने कहा था हर एक बॉडी की जो है ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल है। तो उसने ये सोचा कि मेबी कोई ऐसी भी ऑब्जेक्ट हो, कोई ऐसा भी स्ट्रक्चर हो
जिस जो कि इतना मैसिव हो या जिसका इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल हो कि उसमें से लाइट तक एस्केप ना कर सके। तो उसने जो है बस सिंपली ये आइडिया प्रपोज़ किया और उसको प्रेज़ेंट कर दिया। तो आपके पास क्या हुआ कि 1796 में आपके पास साइमन नाम के एक साइंटिस्ट ने ब्लैक होल्स के नेचर के बारे में एक प्रेडिक्शन दी, जिसके अकॉर्डिंग उसने ये कहा कि आपके पास ऐसी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसका नाम होगा ब्लैक होल। ब्लैक होल नाम क्यों रख रहे हैं वो लोग? क्योंकि ये लोग ये आइडिया दे रहे थे कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये एक इनविजिबल मैसिव ऑब्जेक्ट होगा, जिसकी एस्केप वेलोसिटी इतनी हाई होगी कि उसमें से स्पीड ऑफ लाइट जो है वो उसके सामने क्या पड़ जाएगी, स्लो पड़ जाएगी या कम पड़ जाएगी, ठीक है? इवन द स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोअर देन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ब्लैक होल, द मैसिव ऑब्जेक्ट वुड बी इनविजिबल। तो इस टाइम तक आपको ब्लैक होल का इस अननोन मिस्टीरियस स्ट्रक्चर का आपको इतना आइडिया मिल गया था कि ये आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल रखेगा, ये मैसिव होगा, ये इनविजिबल होगा और साथ ही साथ इसकी एस्केप वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होगी कि उसके सामने स्पीड ऑफ लाइट जो है वो भी कम पड़ जाएगी। ये आइडिया आपको 1796 तक हो चुका था by the descriptions or by the publications of these scientists, ठीक है? साइमन, जॉन मिशेल एंड न्यूटन। अब आपके पास क्या हुआ कि 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन आया और उसने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस किया। एंड यहाँ पे अब आपके पास ब्लैक होल से रिलेटेड जो सेकंड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है विच इज नोन एज द स्पेस टाइम कर्वेचर, जिसको हमने इनिशियली इन द डेफिनेशन डिस्कस किया और आपको मैंने इमेज भी दिखा दिया, ये आपका स्पेस टाइम कर्वेचर है। देखिए आप देख सकते हैं कि आपका अर्थ जब इस ग्राफ स्पेस टाइम रीजन में आ रहा है तो उसमें एक ये कर्वेचर सा बना रहा है। ये जो कर्वेचर बन रहा है ये ग्रेविटी के अमाउंट को शो कर रहा है कि इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है। अगर यहाँ पे आप अब ब्लैक होल को रख देंगे तो ये कर्वेचर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है? तो ये जो स्पेस टाइम कर्वेचर के बारे में बात थी, ये आपके पास सबसे पहले किसने की थी? आइंस्टाइन ने की थी थ्रू हिज थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। और यहाँ पे उसने ये कहा था कि आपके पास जो है ये जो स्पेस टाइम कर्वेचर है ये ब्लैक होल्स के लिए, यानी जितनी आपकी बॉडी का मास बढ़ जाता है, जितनी उसकी ग्रेविटेशनल पुल बढ़ जाती है, उतना ही जो है उसका स्पेस टाइम कर्वेचर भी ज़्यादा हो जाता है, डीप हो जाता है बहुत ज़्यादा। और उसने साथ ही साथ ब्लैक होल्स की क्या दी थी? मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन भी दी थी। एंड इसके बाद आपके पास जो है 1964 में जॉन व्हीलर आया, जिन्होंने आपके पास ब्लैक होल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्रिप्शन दी थी या इंट्रोड्यूस किया था ब्लैक होल के स्ट्रक्चर को, जिसमें उसने दो पार्ट्स के बारे में बताया था जो कि कौन कौन से हैं, इवेंट हॉरिजॉन है और सिंगुलैरिटी है, ठीक है? लास्टली आपके पास आया था स्टीफन हॉकिंग, जिसने काफ़ी काम किया था इन द फील्ड ऑफ ब्लैक होल्स, ठीक है? इस फील्ड में उसने काफ़ी काम किया था और उसने इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको काफ़ी एक्सपेंड कर दिया था बाय प्रेडिक्टिंग देयर नेचर ऑफ डेथ्स, ठीक है? उसने जो है प्रेडिक्ट किया था कि जो जिस तरह से ये ब्लैक होल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर ले लेता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, इस नेचर के बारे में जो है स्टीफन हॉकिंग ने काफ़ी सारी डिस्क्रिप्शन दी थी, काफ़ी सारी प्रेडिक्शन दी थी थ्रू हिज हॉकिंग रेडिएशंस, ठीक है? और इसने अपनी ये फेमस इसकी इक्वेशन है दैट इज टी इज इक्वल टू एच सी क्यूब डिवाइडेड बाई 8 पाई जी एम के बी, ये भी उसने दी थी। यानी कि स्टीफन हॉकिंग ने ना सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन दी थी ब्लैक होल्स के बारे में, बल्कि उसने मैथमेटिकली भी उन चीज़ों को डिस्क्राइब किया था। अब स्टीफन हॉकिंग के अकॉर्डिंग अगर आप जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम फील्ड थ्योरी को कंबाइन कर लेते हैं तो आपके पास हॉकिंग रेडिएशंस रिजल्ट में आते हैं। एंड ये जो आपके पास हॉकिंग रेडिएशंस है इसका एक्चुअली मतलब ये है कि आपका ब्लैक होल जो है वो एवापोरेट कर रहा है या ब्लैक होल की एवापोरेशन, ठीक है? इसका क्या मतलब है? ये जो लाइन उसने बोली थी कि अगर आप इन दो थ्योरीज को यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम फील्ड थ्योरी को कंबाइन करके लेकर आते हैं तो उसकी वजह से हॉकिंग रेडिएशंस आती है यानी कि एवापोरेशन ऑफ ब्लैक होल आती है। ये जो उसने लाइन बोली थी इसकी बेसिस पे आपके पास एक पैराडॉक्स आया था विच इज नोन एज हॉकिंग्स ब्लैक होल पैराडॉक्स, जिसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि ये आपको डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से ये मिस्टीरियसली ब्लैक होल हमारे पास क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं हॉकिंग्स ब्लैक होल पैराडॉक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता दीजिए, मैं इसके ऊपर भी आप लोग के लिए अलग सी वीडियो बना दूंगी। यहाँ पे मैं अब चूंकि सिर्फ हिस्ट्री ऑफ ब्लैक होल को डिस्कस कर रही हूँ तो इसमें यहाँ पे मैं हॉकिंग ब्लैक होल पैराडॉक्स की डिटेल में नहीं जाऊंगी। जस्ट मैंने आपको ये बता दिया कि इस पैराडॉक्स के थ्रू हमें ये पता चलता है, इसको डिफाइन हम इस तरह से करते हैं कि ब्लैक होल जो है वो मिस्टीरियसली आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब यहाँ से अगर आप सोचें तो डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है कि आपके पास जो भी बॉडी ब्लैक होल के अंदर जाती है वो दोबारा से एस्केप नहीं कर सकती। तो जाहिर सी बात है एक चीज़ जिसको आप वापस गेन नहीं कर पा रहे हो तो वो लॉस हो गई है, वो डिस्ट्रॉय हो गई है, ठीक है? तो इसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं कि मैं इस पैराडॉक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा, पैराडॉक्स के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। पैराडॉक्स का मतलब होता है कन्फ्यूजन, यानी कि यहाँ पे आपके पास बेसिकली कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। जैसे कि आपके पास ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि क्या पहले अंडा आया था या पहले मुर्गी आई थी, ठीक है?
सो उसी तरीके के जो कन्फ्यूजन है वो साइंटिफिक वर्ल्ड में भी आते हैं, उनको फिर हम क्या कहते हैं, पैराडॉक्स कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके पास फर्स्ट पिक्चर्स है ब्लैक होल की, ये आपके पास है फर्स्ट पिक्चर ऑफ ब्लैक होल, ठीक है। ओके जी, तो अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक होल की तरफ, जिसमें सबसे पहली जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो टेम्परेचर एंड मास ऑफ ब्लैक होल है। तो जो आपका ब्लैक होल होता है वो किसी किस्म की रेडिएशंस को रेडिएट नहीं करता, ना तो वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को रेडिएट करता है, ना गैमा को, और ना ही रेडियो वेव्स को। इन सिंपल वर्ड्स, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितनी भी रेडिएशंस है उनमें से किसी भी रेडिएशन को ब्लैक होल रेडिएट नहीं करता। अब चूंकि ब्लैक होल तो किसी किस्म की रेडिएशंस को इमिट ही नहीं कर रहा, तो आप इसके टेम्परेचर को कैसे फाइंड करोगे? तो जो आपके ब्लैक होल है उसका टेम्परेचर किस चीज़ के साथ कनेक्टेड है? हॉकिंग रेडिएशंस के साथ कनेक्टेड है, जो कि किधर होती है? इवेंट हॉरिजॉन पे होती है। यहाँ से अब आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि इवेंट हॉरिजॉन बेसिकली आपके पास एक बाउंड्री लाइन है, जिसको आपने पास नहीं करना अगर आप अपनी डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते। यानी कि अगर आप इवेंट हॉरिजॉन को पास करते हैं तो आप ब्लैक होल में गिर जाएंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू एस्केप इट, एंड आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, जो कि अभी तक की साइंटिफिक बिलीव है। लेकिन अगर आप इस इवेंट हॉरिजॉन को क्रॉस नहीं करते तो आप भी एग्जिस्ट करेंगे, लाइट भी एग्जिस्ट करेगी, रेडिएशंस भी एग्जिस्ट करेगी, यानी कि इवेंट हॉरिजॉन के ऊपर आप जो है ब्लैक होल की टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हो। सो ब्लैक होल रिलीजेस पार्टिकल्स, फोटॉन्स, लाइट, हीट एट इवेंट हॉरिजॉन। रिलीजेस का मतलब ये नहीं है कि जो ब्लैक होल है उसने रेडिएशंस को इमिट करना शुरू कर दिया। रिलीजेस का मतलब ये है कि अगर आप उससे पहले मतलब इवेंट हॉरिजॉन को क्रॉस नहीं करते तो आपके पास फोटॉन्स भी एग्जिस्ट करेंगे, लाइट भी एग्जिस्ट करेगी, हीट भी एग्जिस्ट करेंगे, और आप भी एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि फोटॉन्स को आप ऑब्जर्व करते हैं एट इवेंट हॉरिजॉन, एंड हेंस आप वहां पे क्या करते हैं, टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं। अब साइंटिस्ट ने ये नोट किया है कि जो टेम्परेचर है वो आपके पास मास और साइज ऑफ इवेंट हॉरिजॉन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास ऑफ ब्लैक होल एंड साइज ऑफ इवेंट हॉरिजॉन की टेम्परेचर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर आपका जो है टेम्परेचर ब्लैक होल का ज्यादा आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि जो आपका ब्लैक होल होगा वो स्मॉल होगा, और उसकी जो इवेंट हॉरिजॉन का साइज होगा वो भी ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने ब्लैक होल को कंपेयर किया है विद एस्टेरॉइड सेरस, जिसके अकॉर्डिंग हमने देखा है कि उसका टेम्परेचर होगा वो 122 केल्विन का होगा, यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा। यानी कि टेम्परेचर आपके पास लो होगा। इट मीन्स दैट कि जो आपका एस्टेरॉइड सेरस है उसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ पे आपने ब्लैक होल को उसके साथ कंपेयर किया है कि अगर सपोज आपका ब्लैक होल जो है वो एस्टेरॉइड सेरेस के बराबर है, जिसका साइज ज्यादा है, तो उसका टेम्परेचर ब्लैक होल का इवेंचुअली क्या होगा, कम होगा, फ्रीजिंग होगा। इसी तरह आपने दूसरी एग्जांपल ली है जो कि आपके पास है ब्लैक होल ऑफ साइज हाफ ऑफ एस्टेरॉइड वेस्टा। अब यहाँ पे आपने हाफ ऑफ एस्टेरॉइड वेस्टा साइज ली है, जिसको आपने कंपेयर किया विद द साइज ऑफ द ब्लैक होल। ये चूंकि आपके पास अब कम साइज है, स्मॉल साइज है, तो आपके पास इसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, एंड टेम्परेचर की राइज होने की वजह से आपके पास जो आपका ब्लैक होल होगा वो ब्लेजिंग हॉट होगा ऑफ अबाउट 1200 केल्विन, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया टेम्परेचर के बारे में। मास के बारे में आपको पता है कि ब्लैक होल जो है वो एक मैसिव बॉडी है, एंड यहाँ पे आप अगर टेम्परेचर के साथ उसको रिलेट करेंगे तो आपके पास आप मास भी मेजर कर सकते हो, आप साइज ऑफ इवेंट हॉरिजॉन को भी मेजर कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो आपके पास आती है डेंसिटी ऑफ ब्लैक होल। नो आपके पास यहाँ पे आप एक लाइन देख सकते हो कि जिसके अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि अगर आपके पास डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी तो उसका मतलब क्या है कि आपका मास ज्यादा है और आपका वॉल्यूम भी ज्यादा है। आपको डेंसिटी का फॉर्मूला तो पता है, विच इज रो इज इक्वल टू एम बाई वी, यानी मास मास पर यूनिट वॉल्यूम इज द डेफिनेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, ठीक है। ना आपके पास डेंसिटी जो है वो वेरी करती है फॉर डिफरेंट ब्लैक होल्स, एज हमने ये कहा है कि आप आगे जाके देखोगे टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स में कि आपके पास ब्लैक होल जो है वो स्मॉल भी हो सकते हैं और वो सुपर मैसिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैसिव भी हो सकते हैं और स्मॉल साइज वाले भी हो सकते हैं, स्मॉल मास वाले, लेस मास वाले भी हो सकते हैं। और चूंकि मास में वेरिएशन आ रही है तो वॉल्यूम में भी वेरिएशन आएगी, एंड इन टर्न आपके पास डेंसिटी में भी वेरिएशन आएगी, ठीक है। अब आपको पता है कि आपके पास ब्लैक होल की इनफाइनाइट डेंसिटी भी हो सकती है, और वो कब होती है, जब आपके पास सिंगुलैरिटी के पॉइंट पर आप मौजूद होंगे, ठीक है। अगर सिंगुलैरिटी जो आपका है वो आपके पास क्या करता है, वो जीरो वॉल्यूम रखता है, तो वहां पे आपके पास क्या होगी, डेंसिटी इनफाइनाइट होगी। एंड आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलैरिटी इज जस्ट अ पॉइंट, ठीक है। ये आगे जाके हम स्ट्रक्चर में सही तरीके से इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन जो सिंगुलैरिटी है वो सिंपली आपके पास एक पॉइंट है, एंड पॉइंट जो है उसको आप उसका वॉल्यूम आप निग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हो, जिसको हम जीरो कह सकते हैं। एंड जाहिर सी बात है, अगर आपका वॉल्यूम जीरो जाता है तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके देख लें, रो इज इक्वल टू एम बाई वी में, तो आपके पास जो डेंसिटी होगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी, एंड जो मास होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। देन द डेंसिटी इज m बाई जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपके पास मास नॉन जीरो रहेगा, मास आपके पास ज्यादा है,
लेकिन आपके पास वॉल्यूम जो है वो सिंगुलैरिटी पे क्या होता है, वो ज़ीरो होता है, तो आपकी डेंसिटी क्या होगी, वो इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरह से आप डेंसिटी ऑफ ब्लैक होल को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको मास के बारे में पता है और अगर आपको वॉल्यूम के बारे में पता है, तो आप ब्लैक होल की डेंसिटी का भी पता लगा सकते हैं। ओके जी, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि आपके पास है रेडियस ऑफ ब्लैक होल। तो आपका जो ब्लैक होल का रेडियस है उसको हम कहते हैं श्वार्ज़चिल्ड रेडियस, जो कि आपके पास डिपेंडेंट होता है ऑन द मास ऑफ द ब्लैक होल्स, और उसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय द इक्वेशन R इज इक्वल टू 2gm/c², ठीक है? तो ये जो आपके पास इक्वेशन है, इसके थ्रू आप रेडियस ऑफ ब्लैक होल, जिसको हम श्वार्ज़चिल्ड रेडियस बोलते हैं, आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपके पास प्रॉपर्टी आती है वो आपके पास है प्रेशर के बारे में। तो जो आपके पास ब्लैक होल होता है उसके प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। जो आपके पास वन सोलर मास ब्लैक होल होता है उसका प्रेशर होता है 0.462 पास्कल्स, विच इज ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस टाइम्स लेस देन दैट ऑफ मून, ठीक है? तो आपके पास जो है प्रेशर जो है ब्लैक होल का वो नेगेटिव वैल्यू रखता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम होता है। एक ब्लैक होल का, आपके एक सोलर मास ब्लैक होल जो होता है उसका प्रेशर आपके पास क्या है, 0.4602 पास्कल्स, व्हिच इज वेरी 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 स्मॉल देन और लेस देन व्हाट मून, ठीक है? एक जो आपके पास टिपिकल ब्लैक होल होता है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, वो क्या हो रहा होता है, श्रिंक कर रहा होता है। बाय श्रिंक वी मीन कि उसका जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज करता है, ठीक है? जिस तरह ही आपके पास ब्लैक होल जो है वो श्रिंक करता है, तो साथ ही साथ उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज होने लगता है। ये जो इंक्रीज होता है आपके पास प्रेशर में, वो आपके पास ब्लैक होल को क्या कर देता है, फास्ट एंड फास्ट श्रिंक करता है, जिसकी वजह से ब्लैक होल जो है वो अपने मास को लूज कर देता है, ठीक है? ये स्टडी आपके पास फिलहाल थ्योरेटिकल है कि ब्लैक होल जब श्रिंक हो रहा होता है तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन प्रेशर उसका मास जो है वो कम हो जाता है। ये जो पूरी डिस्कशन है रिलेटेड टू प्रेशर एंड श्रिंकिंग ऑफ ब्लैक होल एंड लॉस ऑफ मास ऑफ ब्लैक होल, ये सारा का सारा क्या है, थ्योरेटिकल है। फिलहाल हमें बस इतना पता है कि जो ब्लैक होल है उसका प्रेशर क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है, नेगेटिव वैल्यूज में है। अलबत्ता अगर प्रेशर जो है वो ब्लैक होल का इंक्रीज होता है, तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी जो कि अभी हमने डिस्कस की है, तो जो ब्लैक होल होगा वो धीरे धीरे अपना मास लूज करेगा, एंड इन टर्न आपके पास ब्लैक होल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। एंड जैसे ही ब्लैक होल मास को लूज करेगा, तो मतलब कि वो लेस पावरफुल हो जाएगा, उसकी ग्रेविटेशनल पुल कम हो जाएगी, एंड इन टर्न उसकी जो डिस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाएगी। एंड चूंकि ब्लैक होल जो है वो आपके पास एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है वो हर एक गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद होता है, जिसकी वजह से आपकी जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज है वो अपने ऑर्बिट में, अपने पॉइंट्स पर मौजूद है, अपनी पोजिशंस पर मौजूद है। ये चीज़ जो है आपके पास क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो जो ब्लैक होल है वो ही नहीं रहा, उसकी ग्रेविटेशनल पुल अब स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है? सो ये आपके पास हो गई है प्रेशर की प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक होल, ठीक है? तो यही कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, टेम्परेचर एंड मास को डिस्कस किया है, साइज ऑफ इवेंट हॉरिजॉन को भी डिस्कस किया है, डेंसिटी ऑफ ब्लैक होल को, रेडियस ऑफ ब्लैक होल एंड प्रेशर ऑफ ब्लैक होल को डिस्कस किया है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि ब्लैक होल क्या होता है, हमने उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिया जिसमें हमने काफ़ी सारी थ्योरीज को डिस्कस किया, साथ ही साथ हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक होल को भी डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास टेम्परेचर एंड मास है, प्रेशर है, रेडियस है एंड डेंसिटी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग से मिलती हूँ, जिसमें हम फर्दर डिस्कशन करेंगे ब्लैक होल के ऊपर, जिसमें हम उसके ऑब्जर्वेशनल एविडेंसेस को देखेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे, हम इसकी एवोल्यूशन एंड फॉर्मेशन को देखेंगे, एंड साथ ही साथ हम डिग्री ऑफ ब्लैक होल को भी देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।